वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का जो है चैप्टर फर्स्ट, यानी कि जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। राइट, इस पूरे चैप्टर को जो है हम पूरा पढ़ेंगे आज और एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ेंगे। मैं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डेफिनेशंस और एग्जांपल्स भी बताऊंगा, जिससे कि जो है आपका चैप्टर जो है एनसीईआरटी से ही कंप्लीट हो जाए और आपको अच्छी तरह जो है ये समझ में आ जाए। राइट, आपको कोई और दूसरी बुक यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो के नीचे जो है मैंने आपको क्लास 10th का टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया हुआ है, जहाँ से आप जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है, यानी कि जब भी कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है, राइट, तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अभी हम इसे आगे चल के भी देखेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, ये आपका एनसीईआरटी का ही चित्र है 1.1। इसमें देखिएगा, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना। यानी कि हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया जब वायु में, ठीक है, तो क्या मिला हमें एक मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास रासायनिक परिवर्तन हुआ। राइट, तो ये जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ बताया गया है कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। अब रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो क्या होता है, या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, राइट, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकलना या निकास या उत्सर्जन होता है, या फिर तापमान में परिवर्तन होता है। तो हम एक रासायनिक समीकरण को किस तरह दर्शा सकते हैं, तो वो अब हम जो है पढ़ेंगे। राइट, क्योंकि अगर आप किसी भी बात को बता रहे हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है, राइट, तो बोलने से अच्छा होता है उसे हमें लिखना, क्योंकि एक साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम उसे रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं तो उससे जो है समझने में जो है आसानी होती है। राइट, और इन सभी जो है समीकरणों में क्या क्या यूज़ होगा और हम किस तरह लिखते हैं और क्या क्या नियम है, तो वो हम इसमें जो है बात करने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले देखिएगा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा होता है, इसे जो है समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। राइट, तो इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार है। जैसे अभी हमने जो मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, राइट, वायु की उपस्थिति में, तो उसे हम इस तरह लिख सकते हैं। अब जो भी रासायनिक समीकरण होता है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, राइट, यानी कि यहाँ उल्टे हाथ पे जो भी लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो राइट साइड में होता है वो होता है उत्पाद। पर ये लेफ्ट साइड और राइट साइड जो होते हैं उनके बीच में जो होता है वो एक ये एरो का साइन होता है, राइट, जो कि ये इस तरह होता है और ये दिखाता है इसका ये मुंह कि किस साइड की ओर जो है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी कि इस साइड से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो, यानी उत्पाद जो है वो इस साइड की ओर बन रहा है। राइट, तो ये जो है एक तरीका है रासायनिक समीकरण को दर्शाने का। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे हम उत्पाद कहते हैं। राइट, अभिकारक जो होते हैं वो ये होते हैं जो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जिनके बीच में जो है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है, ठीक है, रिजल्ट में, वो हमारा क्या होता है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण किस तरह लिखा जाएगा। बट अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त करेंगे। ठीक है, यानी उसे और छोटा और आसान बनाएंगे। अब इस तरह लिखने के लिए जो है आपको उनके रासायनिक सूत्र का पता होना जरूरी है कि मैग्नीशियम को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, Mg से, ऑक्सीजन को O2 से, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से।
राइट। तो ये आपको पता होना जरूरी है। तो अब हमने जो है उस रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह लिखा है, Mg यानी कि मैग्नीशियम, ठीक है, ऑक्सीजन को हमने O2 से, वायु को, और जो उत्पाद बना है वो है MgO, ठीक है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सिर्फ लिखना ही काफ़ी नहीं होता है, अब यहाँ लिखने के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि समीकरण जो है संतुलित भी होना चाहिए। समीकरण संतुलित होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या जो होती है वो समान होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो 1 है, ठीक है, उसके परमाणुओं की संख्या क्या है, 1 है। यहाँ पर क्या है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उस तीर के दोनों ही तरफ जो है उनकी परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मैग्नीशियम यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 ही है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक असंतुलित समीकरण है अभी, जिसे हमें संतुलित करना होगा, ठीक है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। अब इससे क्या होता है, परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं होगी तो उससे जो है दोनों ओर का, यानी लेफ्ट हैंड साइड तीर के और राइट हैंड साइड तीर के, वहाँ पर द्रव्यमान जो है बराबर नहीं होगा। इसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। जो भी ऐसा समीकरण होगा जहाँ पर भी द्रव्यमान बराबर नहीं होगा या परमाणु संख्या बराबर नहीं होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब हम सीख रहे हैं उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जो हमने सूत्र के द्वारा लिखा। हम शब्द से किस पर आए, हम सूत्र पर आए, ठीक है, आसान बनाने के लिए और समझने के लिए। अब हम इसे संतुलित भी करेंगे, राइट। तो आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम जरूर याद होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। अब जो हम बात कर रहे थे कि द्रव्यमान क्यों बराबर होना चाहिए दोनों ही साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और परमाणु संख्या क्यों बराबर होनी चाहिए, वो इसीलिए बराबर होनी चाहिए क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम के अनुसार, जो कि है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो अपने आप ही बनता है और ना ही अपने आप ही नष्ट हो जाता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। वो एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है बट अपने आप ही ना तो वो बनेगा ना ही अपने आप ही नष्ट होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखनी है बात। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, ठीक है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। हम किसी एग्जाम्पल से देखते हैं, राइट। तो यहाँ देखिए, इसे हम एग्जाम्पल को लेते हैं जहाँ पर जिंक, ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों का जो है रासायनिक अभिक्रिया में यूज हो रहा है, जिसके बाद जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जिंक जो है वो इस तरह इसके सूत्र से लिखा गया है, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से लिखा गया है, फिर जिंक सल्फेट को ZnSO4 से, फिर हाइड्रोजन को H2 से लिखा गया है, ठीक है। हमने शब्द से उसके सूत्र में लिख दिया, रासायनिक सूत्रों में। अब यहाँ पे क्या है कि इस समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। अब हमें क्या करना होगा, इनकी परमाणुओं की संख्या की तुलना करनी होगी, देखना होगा कि हर परमाणु की संख्या जो है बराबर है या नहीं है। उससे पहले यहाँ पे देखिएगा, हमने टेबल के अनुसार यहाँ पे हमने देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों ही क्या थे, बराबर थे दोनों ही तरफ हर नंबर। तो यहाँ पे तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या जो है वो क्या है, समान, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये रासायनिक समीकरण जो है इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे, जो कि है Fe प्लस H2O फिर Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, उसी तरह टेबल बनाइएगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ के परमाणुओं की संख्या लिखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो था Fe 1 था, राइट हैंड साइड 3 थे, H कितना था, लेफ्ट हैंड साइड 2 था और यहाँ पे राइट हैंड साइड 2 था। तो ये जो है हमारा बराबर है। अभी ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ पर 4 है, तो ये बराबर नहीं है, यानी Fe और O जो है ये बराबर नहीं है। यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे
ऑक्सीजन 4 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पे हमें 4 बनाना था ऑक्सीजन को, यानी कि 4 आगे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर भी कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर भी हमारा 4 हो गया। तो हमारा जो है ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे H2 के कितने थे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास H2 के जो थे वो 1 था, और यहाँ पर अब कितने हो गए, 4 हो गए H2 के। ठीक है, H2O4 या H2O फिर उसके बाद 4, इस तरह नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ कैसे लिखना होगा, इस तरह ही लिख के हम कर सकते हैं। अब Fe और H जो है, इनके जो परमाणु हैं वो असंतुलित हैं अभी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अब लेफ्ट साइड में जो है वो हाइड्रोजन 4 था, तो अब हमें यहाँ पर भी 4 करने के लिए यहाँ पे हमें 4 आगे लिखना होगा इसके। ठीक है, तो ये जो है आप देख पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ 4 लिखा था, जिससे ऑक्सीजन तो 4 हो गया था, बट हाइड्रोजन पहले 1 था यहाँ पर, वो 4 इधर हो गया था लेफ्ट साइड। तो इसे भी बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ राइट हैंड साइड पे भी 4 आगे लिख दिया, जैसे कि अब हाइड्रोजन भी हमारा यहाँ 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा राइट हैंड साइड में भी 4 हो गया। ऑक्सीजन भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 4 हो गया और राइट हैंड साइड में भी 4 हो गया। बट अब अभी जो है हमारे पास जो Fe है वो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 3 है। अब Fe को इसके आगे जो है 3 लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि Fe कितना था, 3 था, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया Fe। ठीक है, तो अब जो है हमारी जो है ये बैलेंस हो चुकी है। आप देखेंगे तो इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण को दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। तो अब इस समीकरण को अगर आप टेबल के द्वारा देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड करके, तो आपको मिलेगा कि ये जो है संतुलित समीकरण हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है Fe, यहाँ पर भी 3 है Fe, यहाँ पर ये भी 4 हो गया है। ठीक है, H2 4, और यहाँ पर भी H2 जो है 4 हो गया है। ऑक्सीजन यानी O जो है यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 हो चुका है। ठीक है, ये संतुलित हो चुका है। अब हमें क्या ज़रूरत है, अब हमें ये ध्यान रखने वाली ज़रूरत है कि समीकरणों को तो हम सूत्र के द्वारा भी लिख देते हैं और उसे संतुलित भी कर देते हैं, बट अब हमें जो है इसमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत भी लिखना ज़रूरी होता है, जैसे कि हमें पता लगे कि इसकी भौतिक अवस्था क्या है। अब हमें भौतिक अवस्था के लिए हमें जो लिखना होगा वो ये देखना होगा कि ये गैस है, अगर गैस है तो उसके लिए G लिखना होगा, अगर द्रव में है तो उसे L लिखना होगा उसके साथ, अगर जलीय है तो उसे हमें AQ, अगर ठोस है तो उसे हमें S से दर्शाना होगा। 3Fe जो है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड। ठोस में तो हमने S लिखा है इसके साथ। जो H2O था वो क्या था, गैस की फॉर्म में। ठीक है, तो वो हमारा G आ गया। Fe3O4 जो है वो सॉलिड में, तो इसलिए S हो गया, और H2 जो है सिर्फ वो क्या है, गैस, यानी कि वो हमने G लिखा साथ में। तो यहाँ पे देखेंगे तो H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। ध्यान रखने वाली बात है, शब्द के बजाय जो है हमें उसके जो रासायनिक सूत्र होते हैं उसके द्वारा लिखना होता है। रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना होता है, फिर उसके साथ जो है हमें उसकी भौतिक अवस्था भी दर्शाने होती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं, ठीक है, लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको ये भी देखना होता है कि उनकी परिस्थितियाँ किस तरह हैं, जैसे कि कितना ताप पर है वो, या दाब पर है, या फिर उसमें क्या उत्प्रेरक यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इनको जो है हम कहाँ लिखते हैं, इनको जो हम लिखेंगे वो है तीर के निशान के ऊपर या नीचे। तो इस तरह ये वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि इन दोनों को सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जो है वो यहाँ पे यूज हुए हैं इस अभिक्रिया के लिए, तो ये जो है हमने तीर के ऊपर और नीचे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया को हम किस तरह लिखते हैं, उसकी भौतिक अवस्थाएं किस तरह लिखते हैं। ठीक है, अगर उसमें कोई भी दाब या तापमान या फिर उत्प्रेरक यूज हुआ है तो उसे हम किस तरह लिखेंगे, और संतुलित करना भी हम सीख चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया को। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को हम यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसे समझने के लिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। ये एनसीईआरटी में यहाँ पे मैंने ये दिखाया हुआ है हाईलाइट करके, तो ये जो है इसकी यहाँ पे परिभाषा है। ठीक है, इस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में भी आप बताएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये लिंक दे दिया जाएगा।
संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं, एक अभिकारक ये हो गया, दूसरा अभिकारक ये हो गया, तो CaO, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और H2O जो कि है जल। तो इन दोनों के मिलने से एक सिर्फ उत्पाद बना है, ठीक है। यहाँ पे CaOH2 जो है वो सिर्फ एक उत्पाद है जो कि है बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पे समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम इनके उदाहरण। यहाँ पे काफ़ी सारे उदाहरण दिए हुए हैं, तो ये देख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दो अभिकारक हो गए, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं जो है CO2। ये हो गया कोयले का दहन, राइट। अगर एग्जाम्पल पेपर में आपसे पूछा जाता है कोयले का दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखें, तो ये आप लिख सकते हैं, जो कि एक संयोजन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर देखेंगे जल का निर्माण जो होता है उसमें क्या होता है, H2 यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन O2। यहाँ पे दो अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं जो कि है H2O। तो ये भी जो है संयोजन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। आसान शब्दों में भी हम एक बार देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में भी हम बात करते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके जो है उदाहरण है जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन, यहाँ पे CH4, ठीक है, मीथेन जो होता है उसे हम O2 ऑक्सीजन के साथ जब हम इसे जलाते तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जल बनता है और ऊर्जा निकलती है। उसके बाद है नेक्स्ट वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया जो होती है वो अभिक्रिया वो होती है जिस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक होता है और वह टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखेंगे एक अभिकारक है, यहाँ पर उत्पाद जो बने हैं, एक ये बना है, ये बना है और ये बना है, राइट। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल के लिए आप याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऊष्मशोषी अभिक्रिया। ऊष्मशोषी जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी, ठीक है, जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है। अब यहाँ पर क्या है ऊष्मशोषी, इसमें क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है यानी उस अभिक्रिया में जो है ऊर्जा को दिया जाता है, ठीक है, तो ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आयरन था और यहाँ कॉपर था, तो इस कॉपर सल्फेट जो था, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या हुआ, इस आयरन ने कॉपर को हटा दिया और खुद यहाँ पर आ गया, तो इसने क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर बाहर हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, राइट। ये जो है इसके और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो क्या होता है, कम अभिक्रियाशील वाले को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आयन जो होते हैं ना उनका आदान प्रदान हो जाता है, जैसे कि इस अभिक्रिया में देखिएगा। इसमें क्या है, Na2SO4 BaCl2, फिर BaSO4 बना और यहाँ पे NaCl। यहाँ पे क्या था कि Na जो था वो यहाँ पर Ba की जगह आ गया और Ba जो था वो यहाँ पर Na की जगह आ गया। तो Ba जब Na की जगह गया तो उसने क्या बनाया, BaSO4, और Na जब Ba की जगह गया तो ये बनाया इसने NaCl। ये होगी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं उपचयन एवं अपचयन की। तो यहाँ पे देखिएगा, तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका क्या हो गया है, उपचयन हो गया है, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर वृद्धि होती है किसी भी अभिक्रिया में तो हम बोलेंगे उसका उपचयन हुआ है। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन हट जाती है, तो उसका हम कहते हैं अपचयन हो गया है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें किसी भी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक जो होता है अपचयित होता है। यानी कि एक अभिकारक में तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा दूसरे में जो है ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो इस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन यानी कि
रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखेंगे Cu यानी कॉपर के पास यहाँ ऑक्सीजन था, जो कि ऑक्सीजन यहाँ से हट गया और यहाँ पे हाइड्रोजन था, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन का जो है उपचयन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ वृद्धि हुई और यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हुई, ह्रास हो गया, ऑक्सीजन ह्रास हो गया, ठीक है, तो अपचयन हुआ। तो इसी को हम एक ही अभिक्रिया में अगर ये दोनों ही होते हैं तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके कुछ और उदाहरण हैं रेडॉक्स के, जो कि ये दिए हुए हैं, ठीक है, ये आप देखिएगा और याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं संक्षारण की। संक्षारण आखिर क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि लोहे की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें जो है जंग लग जाती है, ठीक है। तो वो जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल या फिर आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब वो क्या होती हैं, संक्षारित हो जाती हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना भी एक संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है चांदी के ऊपर जो है किस तरह की परत चढ़ती है, तो काले रंग की परत चढ़ जाती है, और तांबे के ऊपर जो होती है वो हरी, ठीक है। संक्षारण के कारण जो कार के ढांचे होते हैं या पुल या लोहे की रेलिंग्स होती हैं, ठीक है, जहाज तथा धातु या विशेष घर लोहे से बनी वस्तुएं जो होती हैं वो बहुत क्षति हो जाती है उनमें भी। अब बात करते हैं विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता जो होते हैं, आपने देखा होगा कि वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रख जाती है तो उनमें क्या होता है, उनका स्वाद और गंध बदल जाता है, ठीक है। उपचयित होने पर यानी कि ऑक्सीडेशन होने पर, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयित होता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, ठीक है, उनके स्वाद और गंध जो होती है वो बदल जाती है। तो प्राय तेली अथवा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी कि फिर प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देती है, ताकि चिप्स का जो है उपचयन ना हो सके, ठीक है। अगर ऑक्सीजन होगा उसमें तो क्या हो जाएगा, चिप्स जो है खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये एनसीईआरटी से ये चैप्टर जो है। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएगा, ठीक है। और आप जो भी चैप्टर चाहते हैं आप वो बता सकते हैं, कोशिश करेंगे उस पर जो है नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके जो है आप अपने सुझाव ज़रूर बताएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।